स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल नींव में उतरने वाले हैं, मतलब भाग 1 और भाग 2। सोचिए जैसे हम कोई घर बना रहे हों, तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक जमीन का टुकड़ा जिसकी चारदीवारी तय हो। ये है संविधान का भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और फिर ये तय करना कि इस घर में कौन रहेगा, किसे सदस्य माना जाएगा। ये है भाग 2, नागरिकता। हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स हैं, एकदम सटीक। हमारा काम है इन नोट्स को एक कहानी में पिरोना, इनके पीछे का क्यों समझना, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल। हम सिर्फ क्या है ये नहीं समझेंगे, बल्कि क्यों है ये भी जानेंगे। इन अनुच्छेदों के पीछे की सोच क्या थी, ऐतिहासिक घटनाओं का क्या असर पड़ा। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो घर की नींव से शुरू करते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 1 ये कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ संघ यानी यूनियन शब्द पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ये सवाल ही समझिए पूरे भाग 1 का सार है। यूनियन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया था। मतलब कोई खास वजह थी? हाँ, देखिए संविधान सभा को ये डर था कि अगर हमने अमेरिका की तरह राज्यों के बीच एक समझौते वाला मॉडल अपनाया तो शायद भविष्य में राज्य अलग होने की मांग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से भविष्य में किसी भी तरह के अलगाववाद को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच था। एकदम सही। इसका मतलब साफ था, भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी सोच को शायद वो कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत हमेशा अखंड रहेगा, अविनाशी, लेकिन उसके अंदर के राज्य वो विनाशी हैं। मतलब संसद चाहे तो उनकी सीमाएं, नाम, या तक कि उनका अस्तित्व भी बदल सकती है। हाँ, और यहीं से अनुच्छेद 2 और 3 का खेल शुरू होता है। ये अनुच्छेद 2 और 3, इनमें हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। अनुच्छेद 2 जो है वो बाहरी चीजों के लिए है। बाहरी मतलब संसद किसी ऐसे क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, जैसे अपने घर के बगल वाला खाली प्लॉट खरीद लेना। और अनुच्छेद 3? अनुच्छेद 3 घर के अंदर की रेनोवेशन के लिए है। यह संसद को भारत के मौजूदा राज्यों के साथ कुछ भी करने की शक्ति देता है। क्षेत्रफल बढ़ाना, घटाना, सीमा बदलना, नाम बदलना या किसी एक राज्य से नया राज्य बना देना। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि संसद चाहे तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग राज्यों में बांट सकती है, और इसके लिए उसे यूपी की विधानसभा की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति ऐसा बिल उस राज्य की विधानसभा को उसकी राय जानने के लिए भेजेंगे। पर वो राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति या संसद चाहें तो उस राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। अंतिम शक्ति संसद के पास है। ये तो केंद्र को बहुत ज्यादा ताकत देता है ना। और क्या ये सब करने के लिए कोई मुश्किल प्रक्रिया है, जैसे संविधान संशोधन? यही तो सबसे दिलचस्प बात है जो अनुच्छेद 4 में लिखी है। क्या? ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। मतलब ये सारे काम संसद साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। 2/3 के विशेष बहुमत की जरूरत नहीं। लेकिन अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना हो तो क्या वो भी इतना ही आसान है? नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच आता है। बेरूबारी यूनियन केस 1959। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने घर के अंदर तो तोड़फोड़ कर सकते हैं, पर अपने घर का एक कमरा पड़ोसी को नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए साधारण कानून काफी नहीं होगा। आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही होगा। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है 100वां संविधान संशोधन 2014, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का हस्तांतरण हुआ। ये तो हुई कानून की बात, पर आजादी के बाद इस नक्शे को असल में बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर उन 552 देसी रियासतों के साथ। वो भारत के इतिहास का सबसे नाटकीय दौर था। सरदार पटेल के नेतृत्व में ज्यादातर रियासतें तो मान गई, लेकिन 3 ने बहुत मुश्किल खड़ी की। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जी। हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। जूनागढ़ में जनता से पूछा गया,
यानी जनमत संग्रह कराया गया और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो एक बार जब ये रियासतें शामिल हो गईं, तो फिर राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने की मांग क्यों उठी? सरकार तो एकता बनाने में लगी थी, ये एक नई मांग कहाँ से आ गई? देखिए, ये सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं थी, ये लोगों की पहचान से जुड़ी थी, पर सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। क्यों? डर किस बात का था? देश अभी अभी धर्म के नाम पर बटा था। नेहरू और पटेल को डर था कि अगर अब भाषा के नाम पर देश बटा तो ये अनेक में एकता का सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। इसी डर की वजह से शुरुआती कमेटियों ने इस मांग को खारिज कर दिया था, है ना? हाँ, इसीलिए एस.के. धर आयोग और फिर जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया थे, दोनों ने कहा कि देश की एकता ज्यादा जरूरी है, भाषा नहीं। लेकिन ये आग दबने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और फिर वो दुखद घटना हुई पोट्टी श्रीरामुलु की। हाँ, वो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। 1953 में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों का आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। इस बलिदान ने पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत में, एक तूफान खड़ा कर दिया। और सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें झुकना पड़ा। हाँ, और 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो एक बार ये दरवाजा खुला तो बाकी मांगों का सैलाब आ गया होगा। बिल्कुल। इसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकालने के लिए फजल अली आयोग 1953 बनाया गया। इस आयोग ने बहुत समझदारी भरा रास्ता निकाला। क्या रास्ता था वो? उन्होंने एक भाषालिक राज्य के कट्टर सिद्धांत को तो खारिज कर दिया, लेकिन ये माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक मुख्य आधार हो सकती है। इसी की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ। और फिर तो एक के बाद एक राज्य बनते गए। नोट्स में एक मजेदार निमोनिक भी है इन्हें याद रखने के लिए। हाँ, वो आम गुनाह है मैम, तुलसी गाओ और मौज लो। थोड़ा अजीब है। अजीब है, पर यकीन मानिए परीक्षा के दबाव में यही चीजें याद आती हैं। ये हमें राज्यों के बनने का क्रम याद रखने में मदद करता है। तो मतलब भारत का नक्शा तय हो गया। अब बात आती है उस जमीन पर रहने वाले लोगों की। घर की चारदीवारी तो बन गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल था, इस घर के सदस्य कौन है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और ये सवाल हमें सीधे संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता पर ले आता है। नागरिकता को लेकर भारत का मूल सिद्धांत क्या है? हमने कौन सा मॉडल अपनाया? हमारा सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप पंजाब, बंगाल या तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं। एकदम सही। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, आप देश के भी नागरिक होते हैं और अपने राज्य के भी। तो संविधान में नागरिकता के अनुच्छेद क्या कहते हैं? ये 5 से 11 तक है ना? हाँ, इनको 2 हिस्सों में देखना चाहिए। अनुच्छेद 5 से 8 जो हैं, वो सिर्फ एक स्नैपशॉट हैं। स्नैपशॉट मतलब वे सिर्फ ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस एक दिन कौन-कौन भारत का नागरिक था, बस। और भविष्य के लिए आज नागरिकता कैसे मिलती है, ये कौन तय करता है? भविष्य के सारे नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 ने सिर्फ और सिर्फ संसद को दे दी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है इस मामले में? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से केंद्र का विषय है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। आज नागरिकता से जुड़े लगभग सारे नियम इसी कानून से चलते हैं। तो आज के समय में इस 1955 के कानून के हिसाब से नागरिकता कैसे मिलती है? इसके 5 मुख्य तरीके हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। जन्म से वाला नियम तो काफी सीधा लगता है। शुरू में था। 1955 के कानून के मुताबिक भारत की धरती पर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक था, लेकिन बाद में 1986 और फिर 2003 में इसमें संशोधन करके शर्तें जोड़ी गईं। अच्छा, क्या शर्त है? अब जन्म के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि बच्चे के माता-पिता की नागरिकता की स्थिति क्या है। ये दिखाता है कि भारत में नागरिकता की सोच समय के साथ कैसे विकसित हुई है। और नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है? इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप स्वतः त्याग कर दें, मतलब खुद छोड़ दें। दूसरा, पर्यावसान, यानी जैसे ही आपने किसी और देश की नागरिकता ली, भारत की अपने आप खत्म। क्योंकि दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है। सही बात। और तीसरा है वंचित किया जाना, यानी सरकार आपकी नागरिकता छीन ले, जैसे अगर आपने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो। इसी से जुड़ा एक हालिया विषय है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या CAA। स्रोतों में इसके बारे में क्या तथ्यात्मक जानकारी दी गई है? स्रोतों के अनुसार
CAA 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन है। यह 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन। इस कानून के तहत इन लोगों के लिए देशीकरण से नागरिकता पाने की एक शर्त को 12 साल भारत में रहने से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, और स्रोतों के अनुसार यह इसलिए एक महत्वपूर्ण बदलाव माना गया क्योंकि इसने देशीकरण के नियमों में पहली बार धर्म को एक मानदंड के रूप में शामिल किया। इसी वजह से यह कानून संवैधानिक बहसों के केंद्र में आ गया, खासकर संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? भाग 1 और भाग 2 हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान भारत को एक बेहद मजबूत केंद्र वाला राष्ट्र बनाता है। भाग 1 में संसद को राज्यों का नक्शा बदलने की अपार शक्ति देना और भाग 2 में नागरिकता पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार देना, ये दोनों ही संविधान निर्माताओं की उस सोच को दर्शाते हैं जो भारत की एकता और अखंडता को किसी भी चीज से ऊपर रखती थी। चलिए, तो इसे 1 मिनट में समेटते हैं। भाग 1 ने देश की चारदीवारी बनाई। भारत राज्यों का एक अविनाशी संघ है। संसद इन राज्यों को बना बिगाड़ सकती है। भाग 2 ने तय किया कि इस घर में कौन रहेगा। नागरिकता एकल है। 1950 में कौन नागरिक था, ये अनुच्छेद 5(8) ने बताया। और भविष्य के लिए सारे नियम बनाने की शक्ति संसद को दी गई, जिसने 1955 का कानून बनाया। आज की हमारी यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने भारत की नींव के 2 सबसे मजबूत स्तंभों को समझा। और आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य की सहमति के बिना भी उसका अस्तित्व समाप्त कर सकती है। ये केंद्र को राज्यों पर एक असाधारण शक्ति देता है। सोचिए, भारतीय संघवाद का भविष्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के इसी अद्वितीय संतुलन पर कैसे निर्भर करता है।